अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेशे खिदमत है कहानी मस्कन का नवा हिस्सा। फिर एकदम उसने खामोशी तोड़ दी और बोली, आबिर मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। आरजू का यह जुमला सुनकर आबिर का ध्यान फौरन बाबा दुनिया की तरफ आ गया। आवाज आई, तुझे दुनिया ढूंढ रही है। आबिर मुस्कुराए और बोला, क्या आप दुनिया हैं? क्या मतलब? आरजू लचकर बोली, इस बात का मतलब तो मुझे नहीं मालूम। आबिर मासूमियत से बोला, वो बाबा दुनिया को उसके सामने तस्करा नहीं करना चाहता था। मैं आप जैसा चेहरा जाने कब से ढूंढ रही थी। आरजू ने अपनी बात की वजाहत की। बड़ा नादिर चेहरा है आपका, बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग बनेगी। अच्छा छोड़ें इस बात को, मैं आपको अपने बारे में एक पुरस्रार बात बताती हूँ। ये हुई ना बात, फौरन बताइए। आबिर संभल कर बैठ गया। आरजू ने जब अपनी ज़ात के हवाले से पुरस्रार राज खोला तो आबिर हैरत ज़दा रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गैर यकीनी अंदाज में बोला, ये सच है आबिर, मेरी पीठ पर सांप का निशान है और ये पैदाइशी है। आरजू ने हंसते हुए कहा, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आप पहले मर्द हैं जिसके सामने ये राज खोला है। कहीं आप मुझसे डरने तो नहीं लगेंगे? हाँ, डरना तो चाहिए। आबिर ने मुस्कुराते हुए अजराह मजाक कहा। छी, उसने मखसूस अंदाज में नाक सुकोड़ी। क्या मैं कोई नागिन हूं? फिर पुश्त पर सांप का निशान क्यों? आबिर बोला, इस मसले पर आपने किसी बुजुर्ग वगैरह से बात नहीं की? मेरे वालिदैन ने की हो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने नहीं की। आरजू ने संजीदगी से कहा, आप किसी बुजुर्ग को जानते हैं? नहीं, मैं किसी बुजुर्ग को नहीं जानता। आबिर बोला, वैसे ये निशान है कितना बड़ा? कोई 1 फुट का होगा, साफ और वाज़ेह है। आरजू ने उसे अपनी जादू भरी आंखों के हिसार में लिया। उसकी आंखों में खास किस्म की चमक थी। अच्छा, फिर मेरी पेंटिंग पर कब काम शुरू कर रही हैं? आबिर ने एकदम मौजू बदला। बस फुर्सत मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। आपको जल्दी तो नहीं? वो बोली। नहीं, आप काम अपने हिसाब अपने अंदाज से कीजिए। आबिर उठते हुए बोला, अब मैं चलूँगा, खासा वक्त हो गया है। अच्छा। उसके लहजे में एक बेनाम सी उदासी थी। फिर कब आइएगा? वो उसके साथ दरवाजे तक बढ़ी। जब आप कॉल करेंगी, आबिर ने खुशदिली से कहा। अच्छा, उसने अच्छा खासा खींच कर कहा था। आप कोई कॉल बॉय हैं क्या? खूब मायने पहनाए मेरी बात के। आप बोल्ड होने के साथ शरीर भी हैं। आबिर ने रुखसत होते हुए कहा। आरजू ने उसे थैंक्स कहा और जाते हुए एक खास अंदाज से उसे देखने लगी। जाने उनकी नज़रों में क्या था। माई पंखी जो अब रानी बन चुकी थी, सुर्ख रेशमी लिबास में अपनी खुरी चारपाई पर बड़ी तमकनत से बैठी थी। उसके सर पर ताज मौजूद था जो गुज़िश्ता रात की कहानी सुना रहा था। रानी पंखी को सहरा में मुनक़िदा तकरीब का एक एक लम्हा याद था। वो एजाज़ वाकई बड़ा था जो किसी इंसान को उसके शैतानी कारनामों पर अता किया गया था। उसकी शान में वहाँ जो कुछ कहा गया उसे याद करके वो झूम रही थी। लेकिन वक्त रुखसत जो बदमज़गी हुई उसे याद करके रानी पंखी फिक्रमंद हो गई। काली दुनिया में बग्गा की जो हैसियत थी वो उससे अच्छी तरह वाकिफ थी और इस बात का भी उसे अच्छी तरह एहसास था कि बग्गा उसे मोहब्बत की निगाह से देखता है। वो उसे दिल में बसाए हुए था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वक्त रुखसत वो ऐसी बात कह देगा और उसके जवाब में उसके मुंह से भी ऐसी बात निकल जाएगी जो उसको नाराज़ कर जाएगी। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। रात गुजर चुकी थी, सुबह का उजाला फैल चुका था। नीम के दरख्त पर कौवों की काएं काएं जारी थी। रानी पंखी के आवाज़ देने पर जब काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली अंदर कमरे से निकलकर दरवाजे पर आई तो सामने बैठी रानी पंखी को देखकर हैरत ज़दा रह गई। सुर्ख लिबास और सर पर ताज। माई पंखी की तो जौन ही बदली हुई थी। रानी पंखी ने अंजू की आंखों में हैरत देखी तो प्यार से बोली, आजा मेरी अंजू। अंजू ने 2-3 जकंद भरी और उसके पाँव में लौटने लगी। रानी पंखी ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और प्यार करते हुए बोली, अंजू मैं रानी बन गई हूँ। मैं रात को यहाँ नहीं थी। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं रात को ना जाने कहाँ होती हूँ। सालाना जलसे में मुझे ताज पहनाया गया। अंजू तू वहाँ होती तो सुनती कि मेरी शान में वहाँ क्या क्या कहा गया। मैं तुझे सब सुनाऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। चल पहले मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर, मैं भी ज़रा ये ताज संभाल कर अंदर रख दूँ और कपड़े बदल लूँ। रानी पंखी ने अंजू को चारपाई पर छोड़ा और ख़ुद बड़ी तमकनत से चलती अंदर कमरे में चली गई। अंजू उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब रानी पंखी बाहर आई तो वो घरेलू लिबास में थी।
अपने रिवायती लिबास काले लहंगे और काली कुर्ती में वो तेज तेज चलती बावर्ची खाने में पहुंची। चूल्हे में आग लगाकर उसने हंडिया में माल मसाला डाला और उसे उबलने के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद जब हंडिया में उबाल आ गया तो रानी पंखी ने अंजू को इशारा किया। इशारा मिलते ही वो एक्शन में आ गई। फड़फड़ाते कौवे को रानी पंखी ने हंडिया में डाला और यखनी तैयार होने का इंतजार करने लगी। सियाल तैयार होने पर उसने उबलते सियाल में हाथ डालकर कौवे को निकाला और उसे लिए बावर्ची खाने से बाहर आ गई। अंजू कमरे में जा चुकी थी। वो बीच सहन में खड़ी हुई। उसने एक नज़र ऊपर देखा और कुछ पढ़कर कौवा आसमान की तरफ उछाल दिया, ले बग्गा। लेकिन जवाब में वो हुआ जो कभी ना हुआ था। उस दिन आबिर जब आरजू के घर पहुंचा तो उसका अंदाज ही बदला हुआ था। उसने आबिर को फ़ोन करके बुलाया था। मैं अस्पताल से निकल रही हूँ, क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, आ सकता हूँ, आबिर ने अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इस वक्त 6:30 बजे हैं। मैं 7:30-8 के दरमियान पहुँच जाऊँगा, ठीक है? सो स्वीट। आरजू एकदम खुश हो गई। बेशक आप 8 बजे के बाद आ जाएं आराम से, लेकिन इतना याद रखिएगा कि खाना मेरे साथ ही खाएंगे, ओके? मैं इंतज़ार करूँगी। और फिर आबिर का जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। ये उसकी अजीब आदत थी। आबिर 8 बजे के बाद यहाँ पहुँचा था। आरजू ने दरवाज़ा खोला तो उसके दाएं हाथ में नाजुक सा गिलास था जो आधा भरा हुआ था। आबिर ने गौर से उसे अध भरे गिलास की तरफ देखा, लेकिन वो ये अंदाज़ा न कर पाया कि उसमें पानी है, कोल्ड ड्रिंक है या कुछ और। आरजू ने आबिर के अंदर आने के बाद दरवाज़ा लॉक किया और मुस्कुराकर बोली, कैसे हैं? मुझे क्या पता, आबिर उसके साथ चलता हुआ बोला। क्या मतलब? आरजू ने रुककर पूछा। मतलब ये कि मैं कैसा हूँ, इसके बारे में आप ही कुछ बता सकती हैं। मुझे क्या मालूम कि मैं कैसा हूँ, आबिर हंसा। यू आर सो स्वीट। आरजू ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और जब वो दोनों लाउंज में आ गए तो आरजू ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा करने की बजाय खुले दरवाजे की तरफ बढ़ी। आइए अंदर आ जाएं। आज पहली बार उसने आरजू का बेडरूम देखा था। कमरे में घुसते ही 2 कुर्सियां पड़ी थी। कुर्सियों के साथ कॉर्नर टेबल जिस पर लैंडलाइन फ़ोन रखा था और साथ ही एक डायरी थी। आबिर को टेलीफोन देखकर हैरत हुई। आरजू ने उस लैंडलाइन का कभी जिक्र नहीं किया था और ना ही उसे नंबर देने की कोशिश की थी। आगे बेड था जिस पर गहरे नीले रंग की चादर बिछी थी। बेड के उस तरफ ड्रेसिंग टेबल थी जो हर तरह के सामान से खाली थी। ड्रेसिंग के बराबर वॉशरूम का दरवाज़ा और बेड के सामने टेलीविज़न था। उसके साथ डीवीडी प्लेयर भी रखा था। आरजू ने आबिर को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर बैठ गई। आज उसने ढीला ढाला गुलाबी गाउननुमा लिबास पहन रखा था। आरजू ने गिलास से एक हल्का सा घूंट भरा, आबिर को मुस्कुराती नज़रों से देखा और बोली, आज मैं बहुत उदास थी। मेरा जी चाह रहा था कि मेरे पास कोई हो अपना जैसा। बस फिर मैंने आपके नाम पर उंगली रख दी। आप आ गए, आपका बड़ा करम। ये कहते हुए वो गुलूगीर सी हो गई। मान देने का शुक्रिया। आबिर ने उसकी आंखों में देखा जहां उदासी बाल खुल रही थी। आरजू साहिबा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस यूं ही कभी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि आप डॉक्टर हैं, खूबसूरत हैं, फिर भी अकेली हैं। आखिर ऐसा क्यों? आबिर ने सवाल उठाया। किसने कहा मैं अकेली हूँ? आप हैं ना मेरे साथ। आरजू ने टालना चाहा। ये एक वक्ती साथ है, आबिर ने संजीदगी से कहा। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक, ये बताना पसंद करेंगी? किसने कहा आपसे मैंने शादी नहीं की? बाबा, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। आरजू ने दोनों हाथ में थामे गिलास से फिर एक घूंट भरा। आबिर उसके इस इंकिशाफ पर हैरान रह गया। वो कहीं से शादीशुदा नजर न आती थी, कुजा एक बच्ची की माँ। कहाँ है वो बच्ची? आबिर ने पूछा। आबिर साहब, माफ़ कीजिएगा, ये मर्द बड़े कमीने होते हैं। आरजू एकदम इंतहाई तल्ख हो गई। वो जाते हुए बच्ची को साथ ले गया। सुना है वो मुल्क ही छोड़ गया। मेरी बच्ची 1 साल की थी जब मुझे तलाक हुई और मुझसे मेरी बच्ची छिनी। एक तवील अरसा हो गया मुझे अपनी बच्ची को देखे हुए। अब तो वो जवान हो रही होगी। जवान? आबिर को ये बात हजम ना हुई। जी आबिर साहब, इस वक्त वो 12-13 साल की तो होगी। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। आरजू ने गिलास मुंह से लगाया। ओह अच्छा, आबिर बोला। उस शख्स ने आपको तलाक क्यों दी? वो एक लालची शख्स था, उसे दौलत की हवस थी। मेरे वालिदैन जब उसकी हवस पूरी नहीं कर सके तो उसने मुझे ठोकर मार दी। तब मैंने खुद को संभाला, तालीम हासिल की, डॉक्टर बनी।
آج میرے پاس دولت ہے، میں 60,000 روپے اس گھر کا کرایہ ادا کرتی ہوں۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے تنہا رہنا پسند ہے، میں خوش ہوں۔ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی سے نفرت ہے۔ آرزو نے عابر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر یکلخت اس نے اپنا موڈ بدلا، چہرے پر مسکراہٹ بکھیری اور اپنے مخصوص انداز میں ناک سکوڑی۔ چھی، آپ نے کیا موضوع چھیڑ دیا؟ سوری آرزو صاحبہ۔ عابر کی نظریں اس گلاس پر تھی جو آرزو نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ سوری عابر صاحب، میں آپ کو کولڈ ڈرنک دینا بھول گئی، اس نے اپنے گلاس کو خاص انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ ارے بیٹھ جائیے، عابر بولا۔ یہ بتائیے اس گلاس میں ہے کیا؟ ڈرنک ہے لیکن کولڈ نہیں۔ آرزو نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ آپ ڈاکٹر ہو کر زہر پی رہی ہیں، عابر نے سنجیدگی سے کہا۔ جب تنہائی کاٹے نہ کٹے تو آدمی کیا کرے؟ آرزو پھر سے آزردہ ہو گئی۔ لیکن آپ تو کہتی ہیں کہ آپ کو تنہا رہنا پسند ہے، عابر نے جراح کی۔ ہاں پسند ہے۔ آرزو کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی کیا کم قیامت خیز تھیں کہ ان گلابی ڈوروں نے مزید قیامت خیز بنا دیا تھا۔ ان بند ہوتی آنکھوں کو اس نے ہلکا سا کھول کر کہا، اب میں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن تنہائی تو کاٹتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھیں گے کہ نہیں۔ آپ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ رہیں نا، عابر نے کہا۔ سب مر کھپ گئے، کوئی نہیں ہے میرا۔ آرزو ہذیانی سی ہو گئی۔ پلیز چھوڑیں اس موضوع کو، کوئی اور بات کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ گلاس ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ پورے ہاتھ تو نہ جوڑ سکی، البتہ اس نے اپنی انگلیاں جوڑ دیں۔ عابر نے خلاف معمول کوئی جواب نہ دیا، وہ اسے ایک ٹک دیکھتا رہا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لاتی ہوں۔ چند منٹوں کے بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ عابر کو گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کولڈ ڈرنک سفید تھی۔ ایک لمحے کو عابر کے دل میں شبہ گزرا کہ کہیں یہ کمبخت اس کولڈ ڈرنک کی بجائے ڈرنک تو نہیں لے آئی۔ عابر نے اس گلاس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے سوچا، شبہ نہ کریں، 100% کولڈ ڈرنک ہے۔ آرزو اس کی چوری پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں کسی کو فریب نہیں دیتی، چلیے میں یقین کر لیتا ہوں۔ عابر نے یہ کہتے ہوئے ہلکا سا گھونٹ لیا۔ وہ واقعی کولڈ ڈرنک تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر لگاتار 2 گھونٹ لیے۔ آرزو نے ٹی وی آن کیا، DVD منتخب کر کے پلیئر میں لگائی اور اس کی طرف پیٹھ موڑے قالین پر بیٹھی DVD لگانے میں مصروف تھی۔ اس کی پیٹھ دیکھ کر عابر کو سانپ کا خیال آیا جو بقول آرزو کے اس کی پیٹھ پر موجود تھا۔ اچانک اس کے اندر ایک شدید خواہش جاگی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سانپ کو کیوں کر دیکھے۔ آرزو سے کسی طرح کی فرمائش کرنا انتہائی معیوب بات تھی۔ ایک انگلش رومانوی فلم لگا کر آرزو اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی اور بولی، یہ بڑی زبردست فلم ہے، میں اسے 10 مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ اچھا، عابر نے ٹی وی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ فلم شروع ہوئی تو عابر کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ فلم کس قسم کی ہے۔ جذباتی مناظر کی بھرمار نے عابر کو بے چین کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور لاؤنج میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ آرزو کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ عابر بیڈ روم سے اٹھ کر کیوں گیا ہے۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر عابر کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھا پورے اطمینان سے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ لے رہا تھا۔ آرزو نے DVD پلیئر آف کر دیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اندر سے آواز لگائی، عابر اندر آ جائیں، میں نے DVD پلیئر آف کر دیا ہے۔ عابر اس کی آواز سن کر بیڈ روم میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، ایسی فلمیں دیکھ کر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ آرزو نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ٹی وی کے اوپر رکھے ہوئے موبائل کو اٹھایا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر وہ بیڈ روم سے باہر نکل گئی اور بات کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی، اتنی دور کہ عابر تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر اس نے موبائل آف کر کے لاؤنج کی میز پر رکھا اور اندر آ گئی۔ سوری عابر، آپ بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں، عابر نے گلاس خالی کر کے کارنر ٹیبل پر رکھا۔ اچھا یہ بتائیے اب کھانا کس وقت پسند کریں گے؟ آرزو نے ٹیبل سے خالی گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب آپ کا دل چاہے، عابر بولا۔ آرزو نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ چلیے پھر آدھا گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو ایک چکر کچن کا لگا لوں، ویسے کھانا تیار ہے۔ آپ ایک نہیں 2 چکر لگائیں، عابر نے ہنس کر کہا۔ وہ گنگناتی ہوئی بیڈ روم سے نکل گئی۔ کچن سے اس کے گانے اور دیگچیوں سے ڈھکن اٹھانے اور رکھنے کی آوازیں آتی رہیں۔ عابر سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ پھر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ لڑکی کہاں، عورت ہے، ایک بچی کی ماں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے عورت کہنے کو جینا چاہتا تھا۔ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔
कुछ देर के बाद वो गुनगुनाती हुई बेडरूम में से आ गई। उसे मुस्कुराती आंखों से देखा और वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, 1 मिनट में आई। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने से पहले गर्दन मोड़कर बोली, आबिर साहब, आपने मेरी पीठ पर बने सांप को देखने की कभी फरमाइश नहीं की, हैरत है। और फिर आबिर का जवाब सुने बगैर वॉशरूम में दाखिल हुई और खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने लिबास तब्दील कर लिया था। अब वो ट्राउज़र और लंबी कमीज़ में थी। वो अंदर से बालों में ब्रश करती निकली थी। फिर वो बेड और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान खड़ी होकर ब्रश करते हुए बोली, आबिर साहब, मैं सोच रही हूँ कि अस्पताल की नौकरी छोड़ दूँ। क्यों? आबिर ने पूछा। उसके इस ख्याल पर उसे हैरत हुई और जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई तो हैरत दोचंद हो गई। आरजू का चेहरा आबिर की तरफ था और पीठ आईने की जानिब। वो बड़े इत्मीनान से अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। आबिर को आईने में जो नजर आ रहा था उसके बारे में वो यकीन से नहीं कह सकता था कि ऐसा उसने दानिस्ता किया था या भूल से, लेकिन उसकी ये भूल बड़ी चशमकुशा थी। खुली कमीज से उसकी पीठ साफ नजर आ रही थी। उसकी पुश्त पर सांप का कोई निशान न था, जिल्द साफ थी। इसका मतलब है कि आरजू ने जो कुछ कहा वो झूठ कहा था, लेकिन क्यों? बालों में ब्रश फेरते फेरते वो रुक गई। आबिर की आंखों में हैरत देखकर उसकी छठी हिस्स जागी। उसने गर्दन मोड़कर आईने में देखा तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ओ माय गॉड। उसने ब्रश बेड पर उछाला और किसी छलावे की तरह छलांग मारकर वॉशरूम में घुस गई। और जब बाहर आई तो शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। कमीज की खुली हुई जिप बंद हो चुकी थी। आबिर ने उसे मजीद शर्मिंदा करना मुनासिब न समझा। जो बात चल रही थी वो उसने दोहराई, आप अस्पताल की नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हैं? हाँ, आरजू को जैसे सहारा मिला। वो उसको ममनून नज़रों से देखती हुई बोली, अस्पताल की नौकरी में बकबक बहुत है। मैं चाह रही हूँ कि अपना क्लिनिक खोल लूँ। इस तरह मुझे अपने मशागिल के लिए वक्त भी मिल जाएगा और वक्त बेवक्त अस्पताल जाने से मेरी जान छूट जाएगी। ख्याल तो बुरा नहीं, लेकिन क्लिनिक जमते जमते ही जमेगा। मेरा मतलब है वक्त लगेगा, आबिर बोला। कोई परवाह नहीं, आरजू ने कहकर घड़ी पर नज़र डाली। आइए लाउंज में चलें, मैं किचन में काम करती रहूंगी और बातें भी। ओके। आबिर उसके साथ बेडरूम से बाहर निकल आया और सोफे पर इस तरह बैठा कि वो सामने नजर आती रहे। आरजू ने फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कुछ चीज़ें निकाली और मसरूफ़ अमल हो गई। 10-15 मिनट बाद उसने मेज़ पर खाना लगाना शुरू कर दिया। उसने अच्छा खासा तकल्लुफ़ कर लिया था। खाना अच्छा था। आबिर ने पूरी दिलचस्पी और रग़बत से खाया। खाने के दौरान वो आबिर से इधर उधर की बातें करती रही। फिर अचानक उसने सवाल किया, और ये पहला ज़ाती सवाल था जो उसने अब तक की मुलाकातों में किया था। उसने पूछा, क्या आप शादीशुदा हैं? आबिर ने इस अचानक सवाल पर आरजू को आंखें उठाकर देखा और बोला, जी मैं शादीशुदा था। वाकई? आरजू को शायद इस जवाब की उम्मीद न थी। क्या आपकी शादी भी 14-15 साल की उम्र में हो गई थी? वो ये कहकर हंसी। नहीं, इस हादसे को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, आबिर ने संजीदगी से कहा। चलें दफ़ा करें, आरजू ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत वक्त पर गलत मौजू छेड़ दिया। अच्छा ये बताएं, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? चाय, वो मुस्कुराकर बोला। चाय बनाने में आरजू ने खासी देर लगाई। इसी असना में उसने किचन से अपने बेडरूम के कई चक्कर लगाए। मोबाइल उसके हाथ में था। वो बार बार मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी। अचानक स्क्रीन रोशन हुई लेकिन घंटी नहीं बजी। फ़ोन साइलेंट मोड पर था। आरजू ने मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। हेलो कहा, जवाब में उधर से कुछ सुना और बोली, ठीक है। फिर वो तेज तेज कदमों से किचन में गई और एक कप चाय ले आई। आबिर ने एक कप देखकर पूछा, और आप? मैं चाय नहीं पीऊंगी, आरजू ने कुछ इस अंदाज से कहा कि आबिर ने फिर कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। चाय पीते हुए आबिर की नज़र लाउंज की वॉल क्लॉक पर गई तो वो चौंका। 12 से ऊपर का अमल था। उसे घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग सकता था। खासी देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगा। आबिर को जल्दी जल्दी चाय पीते देखकर आरजू ने कहा, आराम से, घर पहुंचने की बहुत जल्दी है क्या? मैं आपको 12:30 बजे से पहले न जाने दूंगी। 15 मिनट का मसला था। आबिर ने घड़ी देखते हुए कहा, चलें ठीक है। आबिर साहब, आप कितने अच्छे हैं, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मोबाइल उठाकर बेडरूम में चली गई। आबिर को ये तो महसूस हो रहा था कि वो बेचैन है, लेकिन उसकी सरगर्मी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। वो 5-7 मिनट के बाद बेडरूम से निकली और फिर मुस्कुराती हुई किचन में चली गई और सिंक में पड़े बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। ठीक 12:30 बजे घर की घंटी बजी। ओह गॉड, इस वक्त कौन आ गया?
आरजू ने किचन से आवाज़ लगाई, आबिर साहब ज़रा देखिएगा दरवाजे पर कौन है, मेरा ख्याल है चौकीदार होगा। आबिर ये सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि आरजू बर्तन धोने में मसरूफ़ है, इसलिए उसने उसे दरवाजे पर भेज दिया है। वो नहीं जानता था कि आरजू को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि दरवाजे पर कौन है, इसीलिए उसने कसदन उसे दरवाज़ा खोलने भेजा है। दरवाज़ा खोलते ही आबिर के होश उड़ गए। दो हट्टे कट्टे बंदे तेज़ी से अंदर आए और उन्होंने दाएं बाएं होकर बड़ी फुर्ती से उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। जब आबिर ने नज़र उठाई तो अपने सामने एक और शख्स को हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़े पाया। तुम आबिर हो? रिवॉल्वर वाले शख्स ने सवाल किया। आबिर को बड़ी हैरत हुई कि आने वाले उसके नाम से भी वाकिफ थे। छोड़े मुझे, कौन हैं आप लोग? आबिर ने कसमसाकर कहा। शाहजी वक्त ज़ाया ना करें, इसकी शक्ल देखें, ये आबिर के सिवा कोई और नहीं हो सकता। उसे मजबूती से गिरफ्त में लिए बाएं जानिब वाले बंदे ने कहा। चलो फिर, रिवॉल्वर वाला शख्स बोला। वो आबिर से मुखातिब हुआ। तुम्हें हमारे साथ चलना है, फैसला कर लो, जिंदा चलोगे या मुर्दा? आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, अंदर चलकर आरजू साहिबा से बात कर लें। आबिर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज़र्रा भर भी समझने की कोशिश नहीं की। लंबे चौड़े बंदों ने उसकी बगलों में हाथ डालकर ऊपर उठाया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगे। पीछे रिवॉल्वर बरदार शख्स था। उन तीनों के हटते ही एक चौथा आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक खूबसूरत ब्रीफकेस था। वो खुले दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही वो राहदारी से दाएं जानिब मुड़ा, उसे आरजू नजर आ गई। उसके हाथ में आधा भरा नाजुक गिलास था। वो उस शख्स को देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और बोली, सब ठीक हो गया, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। उसने ब्रीफकेस मेज पर रखा। सुनीता, ये ब्रीफकेस संभालो, इसमें 30 लाख मौजूद हैं। मैं चलता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। सर जी, कोई चाय शाय? आरजू ने ब्रीफकेस पर नज़रें जमाते हुए कहा। और नहीं बाबा, फिर कभी सही। ये कहकर वो शख्स वापस पलटा और जब तक दरवाजे तक आई वो शख्स सीढ़ियाँ उतर चुका था। वो चंद लम्हे खुले दरवाजे से खाली सीढ़ियाँ तकती रही। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई, जहाँ कुछ देर पहले आबिर बैठा था। मुझे माफ़ कर देना आबिर, उसने उदास लहजे में खुद कलामी की और गिलास मुंह से लगाकर घटाघट पीती चली गई। उसका उछाला हुआ कौवा ठक करके उसके मुंह पर पड़ा और फिर मुंह से फिसलकर सहन के फर्श पर गिरा। ये रानी पंखी की तवक्को के खिलाफ हुआ था। ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी कि बग्गा उसकी भेंट को उसके मुंह पर मार देगा। इसका मतलब है कि बग्गा उससे सख्त नाराज हो गया है। उसने कौवे को पूंछ से पकड़कर उठाया और ये सोचकर दोबारा आसमान की तरफ उछाल दिया कि हो सकता है ऐसा किसी गलती की वजह से हो गया हो, लेकिन ऐसा ना था। कौवे की वापसी किसी गलती का शाखसाना न थी। यही वजह थी कि आसमान की तरफ उछाला जाने वाला कौवा आसमान पर थूके जाने वाली थूक की तरह उसके मुंह पर गिरा। अब किसी किस्म के शुबे की गुंजाइश न रही थी। रानी पंखी ने जमीन पर पड़े कौवे को फिर उठाया और उसे लेकर बावर्ची खाने में आ गई। उसने कौवे को चूल्हे में झोंक दिया और चूल्हे की आग तेज कर दी। कौवा आग पर चढ़ चढ़ करके जलने लगा। माई पंखी ने पीढ़ी पर बैठकर जमीन पर रखी हंडिया उठाई और मुंह से लगा ली। कौवे की यखनी पीते ही वो सारा गम भूल गई। उसकी आंखों में धुंध उतरने लगी और दिल पर एक सरशारी सी छाने लगी। रानी पंखी बावर्ची खाने से निकलकर सहन में बिछी चारपाई पर लेट गई। उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा और फिर भूल गई कि वो कहाँ है। उसे अपनी सुध-बुध न रही। जब आंख खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। ये एक आरास्ता कमरा था। उसने लेटे लेटे कमरे का जायजा लिया और सोचा कि वो कहाँ है। ये उसके घर का कमरा न था। ये आरजू का भी बेडरूम न था। ये कोई और ही खूबसूरती से सजा कमरा था। फिर उसे जल्द ही सब याद आ गया कि वो रात को कहाँ था। अगरचे कमरे की तमाम रोशनियां बुझी हुई थीं, लेकिन पर्दों के पीछे से झलकता उजाला इस बात का गमास था कि सुबह हो चुकी है। अगर वो अपने घर के कमरे में होता तो यकीन कर लेता कि रात गई बात गई, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। बात अभी शुरू हुई थी। आबिर को आरजू के घर से उठा लिया गया था। नीचे एक ऊंची सी गाड़ी की पिछली सीट पर उसे धकेला गया। वो दोनों बंदे उसके दाएं बाएं बैठ गए। रिवॉल्वर बरदार अगली सीट पर विराजमान हुआ और उसने हाथ पीछे करके रिवॉल्वर आबिर की पेशानी से लगा दिया। ड्राइवर की सीट खाली थी। 2 मिनट के बाद ही एक शख्स ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अपने बराबर बैठे हुए शख्स से बोला, शाहजी चलें? हाँ, शाहजी ने जवाब दिया और फिर पीछे मुड़कर बाएं जानिब बैठे शख्स को हुक्म दिया, इसे सिगरेट पिलाओ। इससे पहले कि आबिर कहता, मैं सिगरेट नहीं पीता,
दाएं जानिब बैठे शख्स ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। चंद लम्हों के बाद आबिर को अपना होश न रहा। आंख खुली तो उसने खुद को एक आरास्ता बेडरूम में पाया। उसका जहन बोझल था, लगता था किसी गहरी नींद से जागा हो। वो बेड पर उठकर बैठा तो उसके पांव ने दबी इस कालीन को छुआ। उसने झुककर देखा तो उसे पास ही चप्पल नजर आए। अभी वो चप्पल पहनकर वॉशरूम जाने के लिए उठ ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक तेज खुशबू का झोंका आया। चांद चेहरा और सितारा आंखों वाली दिलकश औरत थी। सियाह लिबास और मल्टी कलर दुपट्टे में उसका हुस्न मजीद निखर आया था। आप जाग गए? उसने आबिर को बेड पर बैठा देखा तो उसके करीब चली आई। मैं कहाँ हूँ? आबिर ने खुशबू भरी औरत को एक नज़र देखा। आप एक खूबसूरत बेडरूम में हैं। ये कहकर वो हंसी और फिर उसने खिड़की से पर्दे हटाए। यकदम रोशनी अंदर आई। उस रोशनी से जहाँ कमरा मुनव्वर हुआ, उस दिलकश औरत के रंग भी रोशन हो गए। वो एक ख़ास अंदाज में चलती हुई इसकी जानिब आई। साथ वो बोल भी रही थी, आप शावर वगैरह लें, इतनी देर में मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। नाश्ते में कोई ख़ास चीज़ पसंद हो तो बिला तकल्लुफ़ बताएं। कुछ लोग पराठा पसंद करते हैं। यहाँ हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आप फरमाइश करेंगे। वो उसके करीब बेड पर बैठ गई और होंठ दबाकर धीरे से मुस्कुराई। क्या आप मेरा नाम जानना चाहेंगे? जी ज़रूर, आबिर ने खुशदिली से कहा। मेरा नाम सोहनी है, सोहनी इफ्तिखार। लेकिन मैं महिवाल की सोहनी की तरह नकचड़ी नहीं हूँ। मुझे आप खुश मिजाज पाएंगे। अब मैं चलती हूँ। मेरे बाहर निकलते ही दरवाज़ा लॉक हो जाएगा और दरवाजे पर खड़े गार्ड अलर्ट हो जाएंगे। मेरा ख्याल है आपने मेरी बात समझ ली होगी। मेरा नंबर 666 है। आप मुझे हर मुश्किल में याद कर सकते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने पलटकर आबिर को देखा और बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। खुशबू अब भी कमरे में मौजूद थी। वो जो भी परफ्यूम इस्तेमाल करती थी, उसकी खुशबू बहरहाल खुशगवार थी। सोहनी के नंबर बताने पर उसे अपना मोबाइल फ़ोन याद आया। उसने अपनी जेबों में मोबाइल फ़ोन तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अलबत्ता साइड टेबल पर एक सुर्ख रंग का खूबसूरत टेलीफोन सेट ज़रूर मौजूद था। शायद उसी के ज़रिए सोहनी से रब्ता किया जा सकता था। वो वॉशरूम से नहाकर निकला तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ये खतरे की घंटी थी। अंजू कई बार बाहर का चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन हर बार रानी पंखी को सोता पाया था। ऐसा कभी ना हुआ था कि वो कौवे की यखनी पीकर दोपहर ढलने के बाद बेदार हो जाती थी। लेकिन इस वक्त तो रात हो रही थी। सहन में अंधेरा फैला हुआ था और रानी पंखी आंखों पर हाथ रखे बेसुध पड़ी थी। उसने करवट तक नहीं ली थी। अंजू फिक्रमंद हो गई थी, कहीं बुढ़िया चल तो नहीं बसी। तब उसने चारपाई पर छलांग लगाई और आंखों पर रखे हाथ से अपना जिस्म रगड़ने लगी। जिस्म के दबाव से रानी पंखी का हाथ उसके चेहरे से हट गया, लेकिन वो अभी बेदार न हुई। तब वो रानी पंखी के पैरों की तरफ पलटी और जोर जोर से उसके पाँव से अपना जिस्म रगड़ने लगी। फिर भी कोई असर न हुआ तो रानी पंखी के पाँव के तलवों से गीली जबान लगते ही रानी पंखी की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बैठ गई। उसने सहन में अंधेरा और अंजू को बेकरार देखा तो सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो अंजू को कमरे में ले गई। कुछ देर के बाद जब वो दोनों बाहर आईं तो अंजू उसके साथ इंसानी रूप में थी। रानी पंखी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, ओ अंजू, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मा पता नहीं तू क्या बेचकर सोई थी। मैंने कोशिश तो कई बार की पर तू टस से मस ना हुई। अंजू ने उसके साथ बैठते हुए कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो पुरशौक लहजे में बोली, अम्मा, क्या तू मुझे मेरा चौथा घर दिखाएगी? हाँ दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ तू जल्दी जल्दी अपने सारे घर देख ले। रानी पंखी के अंदाज में उलझन थी। ठीक है अम्मा, अनारा उठते हुए बोली। मैं कोयला ले आऊँ? हाँ ले आ। रानी पंखी भी उठ गई। फिर उसने अनारा से कोयला लेकर 7 घर बनाए और खुद 7वें घर में बैठकर उसने आवाज़ लगाई, चल अंजू आजा, चौथे घर में बैठ जा। अनारा उसकी आवाज़ सुनते ही चौथे घर में बैठ गई और बोली, अम्मा बैठ गई। रानी पंखी ने गले से चांदी का भारी ताबीज़ उतारकर मुट्ठी में लिया और कहना चाहा, हाँ अंजू देख सामने क्या है। लेकिन रानी पंखी के गले से आवाज़ न निकली। उसने घबराकर मुट्ठी खोली और तावीज़ ज़मीन पर फेंक दिया। अनारा जो उसके हुक्म की मुंतज़िर थी परेशान होकर बोली, अम्मा क्या हुआ? वह अनारा को क्या बताती कि क्या हुआ है। ऐसा तो कभी ना हुआ था। आज ये दूसरा वाक़या था जो गैर मुतवक्के तौर पर वक़्फ़ पज़ीर हुआ था। सुबह बग्गा ने कौवा कबूल न किया और इस वक्त तो चांदी का तावीज़ यकलख्त इतना ठंडा हो गया था कि अगर रानी पंखी उसे ज़मीन पर न फेंक देती तो यकीनन उसका हाथ जल जाता। अम्मा क्या हुआ? बोल ना।
अनारा जवाब न पाकर परेशान हो गई। अरे बताती हूँ, ज़रा मुझे समझ तो लेने दे। रानी पंखी ने ज़मीन पर पड़े तावीज़ को उसकी डोरी से पकड़कर उठाया, उसे अपनी आंखों के सामने किया, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर तेज़ी से उसे घुमाया और फिर उसे ज़मीन पर डालकर छुआ। वो अब इतना ठंडा न रहा था कि हाथ जलता, लेकिन उसे अब मुट्ठी में बंद करना मुमकिन न था। रानी पंखी को यकीन हो गया था कि यह कार्रवाई भी बग्गा की तरफ से की गई है। उसकी नाराज़ी बढ़ती जा रही थी। अम्मा, तूने तावीज़ ज़मीन पर क्यों फेंक दिया? अनारा ने अपना सवाल नए अंदाज से दोहराया। अंजू, ये तावीज़ अचानक इतना ठंडा हो गया था कि अगर ज़मीन पर न फेंकती तो मेरा हाथ जल जाता, रानी पंखी ने बताया। अम्मा क्या बात कर रही है? अनारा ने तंजन अंदाज में हंसते हुए कहा। गर्म चीज़ से हाथ जलते हुए तो ज़रूर सुना है, लेकिन तू ठंडे तावीज़ से जल रही है। हम शैतान परस्तों को आग बिल्कुल नहीं जलाती। तू देखती नहीं कि मैं उबलते पानी में हाथ डाल देती हूँ? अगर जलती आग पर भी हाथ रख दूँ तो मेरा कुछ न बिगड़ेगा, रानी पंखी ने इंकिशाफ किया। इसीलिए उसने तावीज़ को अंगारा नहीं बनाया, बर्फ बना दिया। अम्मा, किसने ऐसा किया? अनारा ने हैरतज़दा होकर पूछा। बग्गा के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? अंजू, वो मुझसे नाराज़ हो गया है, रानी पंखी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। अम्मा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू उसे मना ले, अनारा ने मशवरा दिया। तू नहीं जानती वो क्या चाहता है, रानी पंखी ने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो तेरा मजनू है, अनारा ये कहकर हंसी। और अब ये जुनून इतना बढ़ गया है कि वो बदला लेने पर उतर आया है, रानी पंखी ने बताया। तो तू उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? अनारा बोली। उसकी बात मानने का मतलब है कि जीते जी मर जाऊं। वो मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है। रानी पंखी ने अनारा के सामने किसी सहेली की तरह राज उगल दिया। ये कोई पाप तो नहीं, अनारा बोली। वैसे भी वो काली दुनिया का बाअसर शख्स है। उसी ने तुझे रानी का खिताब दिलवाया, उसी ने तेरे सर पर ताज सजाया। फिर तो क्यों भाग रही है? हाँ अंजू, तेरी बात ठीक है कि उसके मुझ पर अनगिनत एहसानात हैं। वो बचपन से मेरे साथ है। इस अग्निपथ पर एक तरह से उसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। एक इंसान शैतान औरत को यह एजाज़ उसी की बदौलत मिला है। ये सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरा ये मसला है कि अगर मैं उसकी रानी बन गई तो अग्निपथ यहीं तमाम हो जाएगी। बग्गा को रानियों की कमी नहीं, लेकिन मेरी परवाज़ रुक जाएगी, मेरे पर कट जाएंगे। बग्गा मेरी मंजिल नहीं, मुझे बड़े शैतान तक पहुंचना है, रानी पंखी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में उसे समझाया। अगर उसे रानियों की कमी नहीं है तो फिर तेरे इंतज़ार में क्यों है? अनारा ने सवाल उठाया। जैसा कि मैंने तुझे बताया कि वो बचपन से मेरे साथ है, मैं उसकी चाहत हूँ, फिर मेरा इंसान होना उसके लिए बाइसे कशिश है। वो बेचारा भी क्या करे। मेरी जवानी तूफान उठा देने वाली थी। अंजू, तुझ में मेरी थोड़ी बहुत झलक है, रानी पंखी ये कहकर हंसी। अम्मा, मैं जानती हूँ तेरी आंखों में अब भी बड़ी कशिश है, पर अम्मा अब तो बुढ़िया हो गई है। बग्गा अभी तक तेरा क्यों दीवाना है? अनारा ने पूछा। अंजू, ये शरीर इस दुनिया तक है, दुनिया छोड़ते ही मनपसंद रूप मिल जाता है। बग्गा तो यही चाहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, जीते जी मर जाऊं। दुनिया छोड़ते ही तरक्की रुक जाएगी। बग्गा मेरी मंजिल नहीं है, इसीलिए उसकी रानी बनने से इनकारी हूं। अम्मा, तेरे इस झगड़े में मुझे ना नुकसान पहुंच जाए, अनारा फिक्रमंद होकर बोली। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बग्गा को संभाल लूंगी, तू परेशान ना हो, रानी पंखी ने तावीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। देखती हूँ गर्म हुआ कि नहीं। रानी पंखी ने एहतियात से चांदी के तावीज़ को छुआ तो वो उसे ठंडा ना लगा। उसने तावीज़ उठाकर मुट्ठी में ले लिया और फिर बैठती हुई बोली, चल अंजू, तैयार हो जा। अम्मा, मैं तैयार हूँ, अनारा फौरन बोली। अच्छा, फिर सामने देख, बोल क्या नज़र आ रहा है? रानी पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरे सामने एक बस है जो मुसाफिरों से भरी हुई है और 17-18 साल की लड़की बस से उतर रही है। अच्छी प्यारी लड़की है, उसने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी है, अनारा ने बताया। उस लड़की का नाम रोशना है और ये तू है, रानी पंखी ने बताया। अम्मा, ये बस से उतरकर कहाँ जा रही है? अनारा ने पूछा। इसकी किस्मत फूटने वाली है, रानी पंखी ने जवाब दिया। अम्मा, फिर तू इसे रोकना, इसे बर्बाद होने से बचा, अनारा ने परेशान होकर कहा। इसे मैं क्या, कोई भी गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकता। गया वक्त हाथ नहीं आता, अब तू चुपचाप देखती जा और सुनती जा। अनारा ने देखा कि रोशना बस से उतरकर ठेले वालों की तरफ बढ़ी। बस में उसके माँ बाप मौजूद थे। वो उनके साथ अपने गांव जा रही थी। वहाँ उसके चचा की बेटी की शादी थी। चचाजाद बहन के साथ रईसा उसकी सहेली भी थी। दोनों का बचपन साथ गुजरा था, इसीलिए वह खुशी खुशी शादी में शिरकत के लिए जा रही थी। ये एक गरीब घराना था
جو گھریلو ملازماؤں کے طور پر کام کر کے زندگی کاٹتا تھا۔ روشنا کو بس سے بن کباب کا ٹھیلا نظر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ٹھیلے سے بن کباب لے آؤں؟ کیا تیرے لیے لاؤں؟ میرے لیے ہی نہیں، اپنے ابا کے لیے بھی لا۔ روشنا کی ماں نے اپنی قمیض سے چھوٹا سا پرس نکال کر اسے پیسے دیتے ہوئے تاکید کی۔ روشنا، پر جلدی آ، گاڑی چلنے والی ہے۔ اچھا اماں۔ روشنا پیسے لیتے ہی کھڑی ہو گئی۔ بس سے اتر کر اس نے ٹھیلے کی طرف نظر کی۔ ٹھیلے والا بن کو چھری سے کاٹ رہا تھا۔ ایک مسافر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی۔ روشنا تیزی سے ٹھیلے کی طرف بڑھی۔ بس سے اترتے ہی روشنا پر دو بدقماش بندوں کی نظر پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ اس مکرو مسکراہٹ کے ساتھ ہی وہ دونوں ایکشن میں آ گئے۔ ان کے کندھوں پر رومال پڑے ہوئے تھے اور سر پر ٹوپیاں تھیں۔ شلوار قمیض میں ملبوس ان مکرو چہروں نے کندھوں سے رومال اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیے اور روشنا کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، کچھ اس طرح جیسے وہ اس کے ساتھ ہوں۔ روشنا کا آرڈر سن کر بن کباب والا اپنے کام میں مصروف ہوا۔ ان دونوں نے اپنے رومال ہوا میں لہرائے، کچھ اس انداز سے جیسے رومال جھاڑ رہے ہوں۔ اچانک روشنا کو اپنے چہرے پر ہوا محسوس ہوئی اور پھر چند سیکنڈ کے بعد وہ اپنے حواسوں میں نہ رہی۔ اسے گرتے دیکھ کر ان دونوں بدقماشوں نے اسے سنبھالا۔ اتنی دیر میں ایک ہائی روف گاڑی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھول کر دونوں نے روشنا کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی جیٹ کی رفتار سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں ٹھیلے والا کچھ سمجھتا، وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ مشکل سے 2-3 منٹ کا آپریشن تھا۔ روشنا کی ماں بس میں بیٹھی اپنی بیٹی پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ اس نے روشنا کو ٹھیلے کی طرف بڑھتے ٹھیلے کے سامنے رکتے دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک گاڑی روشنا اور اس کے بیچ آ گئی۔ اسی وقت ڈرائیور نے بس کا ہارن بجا کر مسافروں کو الرٹ کیا۔ روشنا کی ماں نے ڈرائیور کو دیکھا اور سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتائے کہ وہ بس سے باہر ہے۔ پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ ابھی تو اس نے پہلا ہارن دیا ہے اور اس وقت کئی مسافر باہر ہیں، اتنی دیر میں روشنا بن کباب لے کر آ جائے گی۔ جب اس نے پلٹ کر ٹھیلے والے کی طرف دیکھا تو ہائی روف گاڑی وہاں سے جا چکی تھی اور روشنا ٹھیلے پر موجود نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بس کی طرف چل پڑی ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اطمینان لٹ چکا ہے۔ اطمینان کا سانس ان دونوں بدقماشوں نے بھی لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے ان کے جال میں مچھلی پھنس جائے گی، اور مچھلی بھی سنہری۔ روشنا کو انہوں نے 4K کی چورنگی کے نزدیک ایک گوٹ کے پختہ مکان میں پہنچایا۔ اسے انہوں نے ادھیڑ عمر ملازمہ جنت بی بی کے حوالے کیا۔ اسے ہدایت کی کہ روشنا کے ہوش میں آنے کے بعد اس کا خاص خیال رکھے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ انہیں موبائل فون پر آگاہ کر دے، اور یہ کہ وہ رات تک واپس آئیں گے۔ جنت بی بی، جس کا اصل نام دوزخ بی بی ہونا چاہیے تھا، نے اطمینان دلایا کہ پورے اطمینان سے جائیں۔ وہ لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد اسے سنبھال لے گی۔ ان کے جانے کے بعد جنت بی بی نے اندر سے تالا لگایا، جبکہ وہ لوگ گھر کے باہر بھی تالا ڈال کر گئے تھے، اور انہوں نے ہائی روف کی بجائے ایک اور چھوٹی سی گاڑی لے لی تھی۔ وہ ہائی روف کو دروازے کے نزدیک گلی میں کھڑی کر گئے تھے۔ جنت بی بی نے بیڈ پر لیٹی روشنا کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور اس کی چادر کھینچ کر ایک طرف ڈالی۔ اس نے لڑکی کے وجود کا جائزہ لیا۔ وہ گوری چٹی اچھے نقوش والی لڑکی تھی۔ اس کا منہ اور سراپا اس کی کم عمری کی دلیل تھا۔ اپنے لباس سے کسی چھوٹے گھرانے کی محسوس ہو رہی تھی۔ جنت بی بی کو اندازہ تھا کہ وہ کتنی دیر میں ہوش میں آئے گی، اس لیے اس نے پنکھا مزید تیز کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے مقفل کر دیا، اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس وقت کوئی کام نہ تھا، وہ کھانا کھا چکی تھی، بس اب آرام ہی کرنا تھا۔ وہ کچھ دیر اس نئی مچھلی کے بارے میں سوچتی رہی۔ پتہ نہیں یہ کون ہے، اسے کہاں سے اٹھایا گیا ہے، یہ سب اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب زور زور سے دروازہ پیٹے جانے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی۔ حواسوں میں آئی تو اسے احساس ہوا کہ برابر والے کمرے کا دروازہ پیٹا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ فوراً اٹھی۔ اس نے صحن میں موجود دھوپ کا جائزہ لیا۔ دھوپ ڈھل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصی دیر سوئی ہے۔ تالا کھول کر وہ غسیلے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی اور پلٹ کر تالا لگا دیا اور چابی قمیص کے گریبان میں ڈال کر بولی، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں شور مچا رہی ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ روشنا کو ایک عورت کو کمرے میں آتے دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تھا۔ یہ عورت اس کی ماں کی عمر کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ممتا کی بجائے کرختگی تھی۔ اپنے لب و لہجے اور انداز سے وہ ایک چنڈال عورت نظر آتی تھی۔
مجھے یہاں کون لایا؟ روشنا نے پوچھا۔ کیا تو نہیں جانتی کہ تجھے یہاں کون لایا؟ جنت بی بی نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ روشنا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ بس کے اڈے پر جب ٹھیلے والے سے بن کباب لے رہی تھی تو دو بندے میرے آس پاس آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے رومال ہوا میں لہرائے۔ بس پھر میرے سر میں دھواں سا بھر گیا اور مجھے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ جنت بی بی اس سے کوریت کوریت کر سوالات کرتی رہی۔ اسے جلد ہی سب کچھ پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی کس کے ساتھ کہاں جا رہی تھی اور کس بس اسٹینڈ سے اغوا کیا گیا۔ اپنی رودات سناتے ہوئے روشنا زار زار روئے جا رہی تھی۔ جنت بی بی نے بوتل سے پانی نکال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لے پانی پی لے۔ روشنا نے بمشکل 2-3 گھونٹ پانی پیا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اماں تو مجھے جانے دے، دیکھ میرے ماں باپ ڈھونڈتے ہوں گے۔ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کر جسے میں پورا نہ کر سکوں۔ اس کے آنسو دیکھ کر جنت بی بی کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ اب تو اپنے گھر والوں کو بھول جا، یہاں تو 1-2 رات کی مہمان ہے۔ یہ لوگ تجھے کہاں لے جائیں گے مجھے نہیں پتا۔ تجھے بھوک لگی ہوگی، چل کچھ کھا لے۔ نہیں اماں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ چل ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں۔ جب تجھے بھوک لگے تو آواز دے لینا۔ یہ کہہ کر جنت بی بی دروازے کی طرف بڑھی۔ قمیض سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ اماں اتنا تو بتا دے میں اس وقت کہاں ہوں، کراچی میں یا کہیں اور؟ روشنا التجا بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں معلوم، جنت بی بی نے یکدم اپنا لہجہ بدل کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس نے دروازے کو تالا لگایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ روشنا وقفے وقفے سے دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، فریاد کرتی رہی۔ جب اس نے زیادہ پریشان کیا تو جنت بی بی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں تجھے روٹی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، روٹی چاہیے تو بول، اگر تو نے زیادہ پریشان کیا تو تیرے منہ پر تیزاب پھینک دوں گی۔ روشنا یہ سن کر سہم گئی۔ اس نے پھر دروازہ نہ بجایا، بس بیٹھ کر زار زار روتی رہی، یہاں تک کہ رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ اس پر نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کوئی ریچھ اسے دبوچے ہوئے تھا۔ صبح تک یہ وحشیانہ کھیل جاری رہا۔ 2 راتیں مزید اسی عذاب میں گزری۔ چوتھی رات کو اسے گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا۔ نشہ آور انجیکشن لگایا گیا۔ روشنا کو کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے جہاں بٹھایا جاتا بیٹھ جاتی، جہاں لٹایا جاتا لیٹ جاتی۔ وہ ایک معمول بن گئی تھی۔ پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی اس کمرے کو اس نے ویسا ہی پایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہ سکی۔ اس پر شدید نکاہت طاری تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، جانے وہ کب سے بھوکی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ اس نے کب کھانا کھایا تھا۔ ابھی وہ کھانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ ایک عورت کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ روشنا کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے کھانا سیر ہو کر کھایا، 2 گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ ان دونوں بدقماشوں نے روشنا کے دام کھڑے کر کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑا اسمگلر تھا جو بیرون ملک عورتوں کو اسمگل کرنے کے دھندے میں ملوث تھا۔ روشنا کو وہ کسی عرب ملک میں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ پاسپورٹ، ویزا اور جعلی شوہر کا انتظام کرنا تھا۔ اسی اثنا میں اس اسمگلر نے ایک سیاسی شخصیت جو وزیر تھا اور اس کے کام میں معاون تھا کو روشنا کو بطور تحفہ دینے کی ٹھانی۔ اس وقت روشنا بااثر سیاسی شخصیت کی ایک خفیہ رہائش گاہ پر موجود تھی۔ آج یہاں پہلا دن تھا۔ وہ کھانا کھا کر گہری نیند سو گئی تھی اور اسے سوئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ عورت پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے روشنا کو اٹھایا اور اسے نہانے کے لیے واش روم بھیج دیا۔ روشنا نہا دھو کر نکلی تو اس نے ایک عورت کو اپنا منتظر پایا۔ اس عورت نے اپنے ساتھ لائے ہوئے جوڑوں میں سے ایک منتخب کر کے روشنا کو پہنایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر اس کے بال خشک کر کے سنوارے اور اس کا میک اپ کیا۔ اور جب وہ بیوٹیشین اپنے کام سے مطمئن ہو گئی تو اپنا بیگ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اندر داخل ہوئی جس نے اسے کھانا دیا تھا۔ اس عورت نے روشنا کو بغور دیکھا۔ میک اپ کے بعد روشنا میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تھا۔ وہ مزید دلکش اور حسین ہو گئی تھی۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ روشنا اس کے ساتھ کسی معمول کی طرح چل دی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ وہ روشنا کو لے کر اوپر پہنچی۔ وہاں دروازے تھے۔ وہ عورت اسے پہلے دروازے سے لے کر اندر داخل ہوئی۔ روشنا جب کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے چکرا کر رہ گئی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔
اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔